प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर के काफी चर्चाएं हैं। देश के भीतर नहीं, देश के बाहर भी। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के जरा सोशल मीडिया मंचों को उठा करके देखिए, पढ़िए, तो आपको हैरानी होगी। कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक जो वहाँ के मेन चैनलों के एंकर्स, जो प्रोड्यूसर्स मोदी के खिलाफ एक हेट्रेट मुहिम में शामिल हुआ करते थे, अब जो उनका कंटेंट है, जो उनका बातचीत करने का तरीका है, वो अब मोदी के मुरीद बन चुके हैं, प्रशंसक बन चुके हैं। और मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, भारत को जिस तरीके से प्रतिष्ठा दिला रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह की उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उसको लेकर के अब वही अपनी सरकार पर, अपनी व्यवस्थाओं पर और अपने देश पर ही व्यंग कसने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन केवल पाकिस्तान की बात नहीं है। दो और पड़ोसी देशों, चीन और मालदीव, इन दोनों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप के दौरे से और वहां से जो उन्होंने बेहद खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं, ये अगर आप देखें तो उन्होंने संभवतः इस अंदाज में लक्षद्वीप का जो एक तरीके से प्रचार किया है, वहाँ की खूबसूरती का जो प्रदर्शन किया है, पूरी दुनिया उनके इस कौशल से हैरान और चमत्कृत है कि नरेंद्र मोदी किसी इतने रमणीक स्थान पर जाकर के इस तरह भी उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसको न केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया में इस खूबसूरती की चर्चा शुरू करवा सकते हैं। ये क्वालिटी उन्हीं में है। तो आज हम बात करेंगे कि लक्षद्वीप से उन्होंने क्या-क्या संदेश भेजे हैं, किस-किस को संदेश भेजे हैं, क्यों भेजे हैं। इसके अलावा केवल लक्षद्वीप की बात नहीं है। अगर आप जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके टारगेट के पॉइंट देखें, तो उससे ये बात समझ में आती है कि कुछ लोगों को विदेश यात्राओं का शौक दूसरे वजहों से है, लेकिन वो जब जाते हैं तो देश के हित, राष्ट्र के हितों को साधने के लिए जाते हैं। और शायद ही एक दो बार को अगर छोड़ दें जापान और चीन को, जब वुहान गए थे और वहाँ पर किसी रमणीक स्थान पर नजर आए थे, तब के जो चीन के राष्ट्रपति थे उनके साथ, तो मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरीके से वो कहीं का प्रचार करने के उद्देश्य से या उसे चर्चा में लाने के उद्देश्य से गए हों। लेकिन लक्षद्वीप अगर वो गए हैं तो उनका एक उद्देश्य था, उनके टारगेट पर कुछ देश थे। और ये कौन है, और जो वो काम कर रहे हैं इस समय, जिस तरह का काम कर रहे हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे आस्था केंद्र हैं उनको भी दुनिया से परिचित करा रहे हैं। G20 सम्मेलन भी जब हुए तो करीब करीब 1 साल तक उन्होंने भारत के वो सारे डेस्टिनेशन दुनिया को दिखाए जहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है या दुनिया भर के पर्यटक जहां आ सकते हैं। तो आज की इस विशेष चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने विश्लेषक, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और वैदेशिक पहलुओं पर बहुत गहन पकड़ रखने वाले विजय सरदाना साहब। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मैंने अभी लक्षद्वीप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें साझा की हैं अपने दर्शकों के साथ। और विजय जी, कल से गूगल पर जो सबसे ज्यादा सर्च लोगों ने किया है, केवल हिंदुस्तान के भीतर नहीं, दुनिया भर में, तो वो लक्षद्वीप आइलैंड। और ये इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी
किसी भी बड़े से बड़े फिल्म स्टार से अधिक प्रभाव रखते हैं, और कहीं वो जा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, बिना कुछ कहे अगर उसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, तो उसका नोटिस लिया जाता है, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। सर, मेरा ये कहना था कि मोदी साहब को ये पता है और हम सब जानते हैं कि उनसे अच्छा पॉलिटिकल कम्युनिकेटर आज हमारे पास नहीं है, और यही कारण है कि चाहे वो चुनाव का मैदान हो या कोई और मंच हो, वो अपनी बात को किस तरह से बगैर कहे रखना चाहते हैं, ये उनको हुनर पता है। जब वो लक्षद्वीप गए हैं तो उसके आप कई मतलब निकाल सकते हैं कि एक इतने बड़े राष्ट्र का प्रधानमंत्री, जहां इतने सारे रोज डेवलपमेंट्स होते हैं, सब कुछ छोड़ के इतने दूर दराज एक छोटे से आइलैंड देश में, जिसकी टोटल अगर एरिया है तो वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब दिल्ली की एक कॉलोनी के बराबर आप समझ सकते हैं। और उस स्थिति के अंदर भारत के प्रधानमंत्री वहां जाएं और टाइम बिताएं और अलग अलग चीजें दिखाएं, चाहे वो बीच पे बैठे हुए हों, चाहे वो वॉक कर रहे हों या कुछ और कर रहे हों, उनका एक मकसद बहुत क्लियर है कि वो दिखाना चाहते हैं कि लक्षद्वीप एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन अब सवाल ये है कि सिर्फ लक्षद्वीप को ही क्यों दिखाना है? कहने का मतलब ये है सर कि भारत में या जो भी टूरिस्ट हैं, जो लोग आइलैंड पे या कोस्टल एरिया पे जाके, और खासकर आइलैंड का एक चार्म अलग होता है। मैं दुनिया के कुछ बड़े अच्छे आइलैंड कंट्रीज में गया हूं, जैसे बारबाडोस है, जांजीबार है, और भारत में भी लक्षद्वीप में मैं गया हूं, तो आपको एक अलग ही चार्म दिखता है। और वो चार्म भारत के पड़ोस में अभी तक या तो लोग मॉरिशस जाके उसको पूरा करते थे, या लोग हमारे जो अभी जिस देश के साथ अभी थोड़ी सी खटपट चल रही है, उसको जाके वहां पे वो अपना शौक पूरा करते थे। मालदीव, जी। मैं मालदीव की बात कर रहा हूं। तो जी, जी। कहने का मतलब कि ये मोदी साहब ने बता दिया कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप ही के देश में बगैर वीजा के, बगैर फॉर्मेलिटी के, बगैर करेंसी को बदले, बगैर कोई और कष्ट उठाए, बगैर किसी और बातों का ध्यान रखे, आपके अपने ही देश में, अगर आपको ईस्ट कोस्ट की तरफ जाना है तो आपको अंडमान निकोबार का द्वीप समूह मिलता है। अगर आपको वेस्ट कोस्ट जाना है, केरल से करीब 200 से 400 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन कौन से आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, आपके सामने इस समय लक्षद्वीप भी एक ऑप्शन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो मोदी साहब जिन आइलैंड्स, जिस लक्षद्वीप पे घूम रहे थे, वहां व्हाइट सैंड है और बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है, क्योंकि बारबाडोस में भी अगर आप जाते हैं, जिसको कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है, वहां पे भी व्हाइट सैंड का मजा लेने, वहां पे घूमने, वहां पे फोटो खिंचवाने, क्योंकि व्हाइट सैंड और उसके साथ जिस तरह का एकदम साफ समुद्र का पानी होता है, जो नीचे पूरा आपको तलहटी तक उसमें दिखता है, वो एक अलग ही नजारा होता है। तो मेरा ये मानना है कि मोदी साहब ये कहने गए थे कि देखिए, आइलैंड डेस्टिनेशन आपके देश में भी हैं, उनको प्रेफर करिए, और वो अनटच्ड हैं। एक चीज और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आप जितने फेमस डेस्टिनेशंस हैं टूरिज्म के, वो ओवर क्राउडेड हो गए। जैसा हमने थोड़े समय पहले देखा कि शिमला में हालत ये हो गई कि लोग रात भर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। तो जो फेमस डेस्टिनेशन है वो भारत में ओवर क्राउड है, वहां पे बहुत ज्यादा, अगर मैं ये कहूं कि भीड़ भड़का है, पॉल्यूशन है, हाइजीनिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। इस तरह के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना और जनता को दिखाना कि ये ऑप्शंस भी आपके पास हैं, एक तो भारत की जनता के लिए अच्छी बात है, ये समझना कि हमारे देश में और क्या क्या है। दूसरा, वहां की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा है। अगर आप लक्षद्वीप देखें सर, तो वहां की आबादी करीब 65-70 हजार ही है मात्र। और अगर वहां पे हिंदुस्तान से या दुनिया से मान लीजिए रोज अगर 1000 आदमी भी जाता है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आएगा वहां की इकोनॉमी में। अगर मैं एक शिप की बात करूं या 2 फ्लाइट की बात करूं, चलो 500 लोग भी जाएंगे, तो 500 लोगों के लिए होटल का इंतजाम, खाने का इंतजाम, घूमने का इंतजाम, चाहे वो आप डीप सी
या वाटर स्पोर्ट्स करें, जो भी करें, ये बहुत बड़ा एक बदलाव वहां की इकोनॉमी में आएगा जो वहां की प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा होगा। तो कई मैसेज है सर मोदी साहब की इस विजिट में, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया। बहुत आश्चर्य की बात यह है, 73 साल की उम्र है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये जो रक्षा जैकेट आप देख रहे हैं उनके शरीर पर, और पहले चित्र में जो 2 तैराक उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, वो उनके साथ समुद्र के नीचे भी गए हैं, यानी गहराई में भी गए हैं, और वहाँ की जो खूबसूरती होती है, उसको उन्होंने खुद भी देखा है और एक मैसेज भी भेजा है लोगों को कि यहाँ का जल, यहाँ का समुद्री तल और यहाँ के जो जीव-जंतु हैं, मछलियों से लेकर के तमाम दूसरे जो समुद्री जीव होते हैं, वो भी इतने फ्रेंडली हैं कि आप नीचे तक जाकर के भी रोमांच अनुभव कर सकते हैं। ये मैसेज देना इस उम्र में, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि प्रधानमंत्री मतलब अपने किसी द्वीप को, किसी डेस्टिनेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मतलब इतना बड़ा रिस्क भी उठाने को तैयार हैं इस उम्र में। सर ये बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। इनफैक्ट स्कूबा डाइविंग के शायद मोदी जी ने नहीं किया होगा। स्कूबा डाइविंग अगर आप करते हैं तो समुद्र तट से करीब, मतलब समुद्र तल से करीब आप 20-30 मीटर नीचे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है सर कि ये आज जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो स्नॉर्कलिंग का जो मोदी साहब ने कहा, ये सरफेस पे फ्लोटिंग होता है नीचे देख के, ये अब टेक्नोलॉजीज इतनी विकसित हो गई हैं कि बच्चे भी, बुजुर्ग भी, आप भी, मैं भी, जो भी आज समुद्र तट पे या वाटर स्पोर्ट्स के अंदर या इस तरह की जो डाइविंग या सर्फिंग का मजा लेना चाहते हैं, आज ये टेक्नोलॉजीज बहुत डेवलप हो गई हैं और बहुत सेफ हैं। और साथ में उनके, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित रूप से पूरा सेफ्टी का भी ध्यान रखा होगा, बाकी चीजों का भी ध्यान रखा होगा। लेकिन वैसे भी आम आदमी भी जब जाता है तो बगैर सेफ्टी गैजेट्स के या बगैर सेफ्टी प्रिकॉशंस के, अगर कोई बुजुर्ग है या कोई और है, तो उसको हर एक इंडिविजुअल के साथ एक गाइड रहता है, चाहे वो डीप वाटर स्कूबा डाइविंग भी की जाती है। तो कहने का मतलब ये है सर कि इसमें ये बात जरूर है कि 72-73 साल की एज पे उन्होंने मॉडल एज स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को दिखाया कि देखिए आज मैं फिजिकली फिट हूं, और ये बहुत अच्छी बात है सबके लिए कि अपनी फिजिकल फिटनेस रखना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सारे आयाम दिखाए हैं लक्षद्वीप के। उन्होंने दिखाया आपका बीच के ऊपर मूवमेंट, वाटर स्पोर्ट्स, पानी के नीचे क्या है, वहां पे जो कोरल्स रीफ जो भी वहां पे होंगे, अंदर सरफेस पे जो भी वाटर बॉडीज होंगी, जो एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे, वो सब उन्होंने देखे होंगे। तो कहने का मतलब है सर एक रोमांचपूर्ण एनवायरनमेंट उन्होंने दिखाया कि मैं पूरी मस्ती करके आया हूं एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड ही डिजर्व्स। भाई देश के प्रधानमंत्री को भी तो अपने थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए, और अमेरिका में तो आपने देखा ही होगा कि उनके तो बाकायदा हॉलीडे होम्स हैं अलग अलग जगह पे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति हर हफ्ते, हर वीकेंड पे आप जाके रिलैक्स कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है सर कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था ओवरऑल। इससे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर भारत को नहीं मिल सकता जो भारत के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करता हो। और वहां में एक तो तरीका होता है कि आप जाइए सिर्फ हाथ हिला के वापस आ जाइए, दूसरा आप उसको एक्सपीरियंस करके आइए। तो जब प्रधानमंत्री एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो स्विम सूट में, चाहे लाइफ जैकेट लगा के, चाहे बाकी वाटर स्पोर्ट्स के गैजेट्स पहन के, तो लोगों को भी लगेगा कि हम भी ये करें, और निश्चित रूप से करना चाहिए। बहुत रोमांचक होता है, मैंने ये सारे स्पोर्ट्स किए हैं और वास्तव में यादगार मोमेंट होते हैं ये। तो मेरा तो निवेदन रहेगा भारत की जनता से कि आप दुनिया के, मैं करीब 30 से ज्यादा देश गया हूं, लेकिन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिंदुस्तान में है और जो रोमांच अपने देश में है, हम लोग कभी, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है हाइजीन को लेके, सफाई नहीं रख पाते हम लोग, थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, टूरिस्ट को हैरेस करते हैं। कुछ हम ये चीजें अगर छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि भारत में जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उतने दुनिया के किसी और देश में होंगे। हाँ, एक चाइना जरूर हमसे मुकाबला कर सकता है क्योंकि वहां पे साइज बहुत बड़ा है, और चाइना भी एक हिस्टोरिकल कंट्री है, लेकिन लैंग्वेज चैलेंजेस आपको वहां पे बहुत आते हैं। जी जी।
एक चीज की चर्चा और चल निकली है जब से प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा और उन्होंने जो मैसेजेस भेजे हैं वो पब्लिक के सामने आए हैं। चर्चा हो रही है एक इस बात की कि 1988 में राजीव गांधी भी गए थे लक्षद्वीप और अब 2023 में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर गए हैं। लेकिन राजीव गांधी की यात्रा दूसरे संदर्भों में याद की जा रही है। आईएनएस विराट को लेकर के गए थे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि आईएनएस विराट पर वो छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, कोई लक्षद्वीप का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं कि ये डेस्टिनेशन हो सकता है आपके घूमने फिरने के लिए। और दूसरी बात ये कि वहां पर तमाम जो है वो विलासिता की चीजें बटोरी गई थी, मंगाई गई थी और मेहमानों को परोसी गई थी। ये जो ट्रिप था ये 26 दिसंबर 1987 से 6 जनवरी 1988 तक था और मेहमानों की सूची में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके 4 दोस्त, सोनिया गांधी की बहन बहनोई, उनकी बेटी, उनकी विधवा माँ आर मैनो, इसके अलावा उनके भाई, उनका एक मामा भी शामिल था। साथ में जो राजीव गांधी के मित्र थे उस समय, अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी जया बच्चन, उनके दोनों बच्चे अभिषेक और श्वेता, ये भी थे। इसके अलावा अमिताभ के जो भाई थे अजिताभ, उनकी बेटी भी थी और इनकी बेटी के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत संदिग्ध उल्लंघन के लिए जांच भी चल रही थी। इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री के साथ वहां थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण सिंह और विजेंद्र सिंह, जो राजीव गांधी के नजदीकी मित्रों में से थे, वो भी उन छुट्टियों में वहां पर इनके साथ गए थे। गांधी नेहरू परिवार ने, मतलब जो हमारा आईएनएस विराट है उसका दुरुपयोग किया था। और ये बात एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के भी बताई थी। नाम नहीं लिया था लेकिन इशारों में कहा था कि आईएनएस विराट जो हमारी रक्षा सुरक्षा और सामरिक हितों की, राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुरक्षा के लिए है, वो एक प्रधानमंत्री के परिवार की विलासितापूर्ण पर्यटन के लिए, छुट्टियों के लिए इस्तेमाल किया गया था और कई दिन तक वहां पर रोका गया था। सर, अब ये डिटेल तो आपने बताई दी, पर्पस भी बता दिया और फर्क यही है सर। अगर आज हम देखिए, दोनों ही तरीके हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि वो टैक्स पेयर के पैसे पे मजे कर सके। अदरवाइज आप उनकी निजी जिंदगी देखें, उनके पास वो सब विलासिता का सुख नहीं है जो उनके मतलब कि चयन होने से पहले जिस तरह की वो लाइफस्टाइल लीड करते रहे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जैसे ही वो चुनाव लड़के या तो एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, विधायक बनते हैं, अचानक उनकी लाइफस्टाइल में उनकी जरूरतें क्यों बदल जाती? क्यों वो अपने आप को वीवीआईपी समझने लगते हैं, जबकि वो अपनी जनता के सेवक होने चाहिए या वो अपनी जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास यही रहा है कि जो भी सत्ता में आया है उसने इस देश का अपने स्वार्थों के लिए दोहन किया है और अपने हितों के लिए टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग किया है। एक लाइन से आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे वो यूपी की राजनीति रही हो, चाहे बिहार की राजनीति रही हो, चाहे तमिलनाडु की रही हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे आंध्रा की हो, चाहे राजस्थान की हो। नेता बनने से पहले उनके एसेट्स क्या थे और नेता बनने के बाद इन लोगों के एसेट्स क्या थे। तभी तो हम हिंदुस्तान में कहते हैं ना, करप्शन। और दुख की बात क्या होती है कि जब ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ती है तो वो कहते हैं देखिए ये राजनीतिक द्वेष की बात है। भाई, आपने जब देश को लूटा, देश का दोहन किया, तब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी? तब इनके लिए सब ठीक था, क्योंकि अब ये राजनेता बन गए हैं इसलिए इनको हर कानून से इम्यूनिटी चाहिए।
इनको कोई हाथ ना लगाए, चाहे वो देश का कितना भी दोहन करें, कितना भी लूटें। अनफॉर्चुनेटली ये मानसिकता भारत की राजनीति में है और आज तक चल रही है। इसीलिए लोग ईडी को गाली देते हैं और ईडी से भागते हैं। ये स्थिति हमारे सामने। और लेकिन विजय जो जी, बात आपने जी बहुत मैं यही लंबे कह रहा समय, था, जी अपनी बात पूरी करिए। जी यही जो आपने राजीव गांधी जी के परिवार का देखिए, उन्होंने जो आपने लिस्ट गिनाई वो कौन लोग थे, उनमें से कोई भी आम आदमी नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि जो परमवीर चक्र विजेता और उसको लेके गए हो कि चलो आई विल शो यू इंडिया। ऐसा नहीं था कि वो लोग अचीवर्स थे जिन्होंने कुछ लाइफ में प्राप्त किया और उन्होंने उनको वहां पे रिजॉर्ट पे उनकी सेलिब्रेशन या रिकॉग्निशन के लिए उनको बुलाया। ऐसा कुछ नहीं था। ये अपने परिवार की विलासिता के लिए किसका पैसा इस्तेमाल हुआ सर? भारत की जनता का। किसके संसाधनों का इस्तेमाल हुआ? भारत की सशस्त्र सेनाओं का। अब इस मानसिकता को आप क्या बोलेंगे? जितना कम बोला जाए एक हिसाब से उतने खराब शब्द इस्तेमाल होंगे। आप जितना बोलेंगे उतने ज्यादा लोग खराब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब यह है सर कि यही मानसिकता का फर्क है और वही जनता देखती है। जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था। अगर पहले सोशल मीडिया होता राजीव गांधी के टाइम पे, तो मैं गारंटी देता हूं सर कि दोबारा राजीव गांधी साहब अपनी जिंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं करते जैसा उन्होंने उस समय की थी, क्योंकि जनता की नजरों से दूर थे। किसी को पता नहीं था कौन क्या देश का नुकसान कर रहा है, किसका दोहन कैसे हो रहा है। तो वो जनता की नजरों से दूर थे, इसलिए बच गए। लेकिन अब मुश्किल है। जी सर। उस समय केवल 2 मीडिया हाउस ने उसको रिपोर्ट किया था, एक इंडियन एक्सप्रेस और एक इंडिया टुडे, और दोनों ही पत्रकारों को राजीव गांधी की सरकार ने सताया था। उनके खिलाफ कार्रवाई तक करने की नौबत आ गई थी। ये टेरर था उस समय गवर्नमेंट का। आज ये लोकतंत्र की बात करते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो छुपते छुपाते हुए अपने दोस्तों के साथ वहां पर गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। बहरहाल, मैं अब अगले सवाल पर आता हूं विजय जी। इन्होंने 60 साल शासन किया है कांग्रेस का, करीब करीब 60 साल तो शासन रहा ही है, इससे कुछ ज्यादा रहा है। ये जो हमारे पर्यटन स्थल थे, ये जो हमारे आस्था के केंद्र थे, इनको बदहाल क्यों छोड़ दिया गया था, राम भरोसे क्यों छोड़ दिया गया था? और अब प्रधानमंत्री पद पर अगर नरेंद्र मोदी हैं तो 2014 के बाद से आप देख लीजिए, केदारपुरी का कायाकल्प हो, बाबा काशी विश्वनाथ का हो, उज्जैन महाकाल की नगरी का हो, वहाँ भी कॉरिडोर बनाया गया। अभी भव्य राम मंदिर बन ही रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी 22 जनवरी को होने वाली है। मथुरा का भी नंबर है। सोमनाथ से लेकर के 4 धाम यात्राएं, तमाम जितने भी आपके आस्था के केंद्र हो सकते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं, उनके लिए न केवल पर्यटकों के लिए देसी विदेशी उनके लिए दरवाजे खोले गए हैं, बल्कि जहां जहां ये केंद्र स्थित हैं वहां पर जिस तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह सड़कें बनाई जा रही हैं, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, ये भारत को कई कदम आगे लेकर के जाने वाले हैं। निश्चित रूप से सर। और आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? मैं तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और आपको याद आ जाएगा। आप लाल किले का हाल देख लीजिए ना। लाल किले का हाल क्या हुआ करता था? लाल किले के पीछे चोर बाजार लगता था और सामने की तरफ चांदनी चौक के एरिया में हॉकर्स और गाड़ियों की पार्किंग हुआ करती थी और वहां पे पूरा शोर मचता रहता था। कहने का मतलब यह है सर कि हमने हिंदुस्तान की जो विरासत थी, इसको कभी भी हमने ना तो रिस्पेक्ट दी थी, ना हमने कभी उसको टूरिज्म की नजरिए से देखा था। हम ताजमहल की बात करते हैं सर। 20 साल पहले अगर आप देखें तो ताजमहल का क्या हाल था। वहां ऑटो रिक्शा जाते थे, आप बाहर उतरते थे और वहां पूछना पड़ता था ताजमहल की एंट्री का गेट किधर है। बिल्कुल। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। वहां पे एक लाइन लगी होती थी, कोने में जाके आप टिकट लीजिए, जैसे कोई आम होता है ना। आप मान ही नहीं सकते थे दुनिया का 7 अजूबों में से एक है। कहने का मतलब ये है सर, हमने कभी भी हिंदुस्तान की जो विरासत थी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। हमने जो यहाँ पे लोगों की आस्था के केंद्र थे,
चाहे वो पॉलिटिकल रीजन रहा हो या इग्नोरेंस रहा हो या हेट्रेड रहा हो, जो भी उनके दिमाग में मानसिक स्थिति हो, उन्होंने कभी भी हमारी परंपराओं को, हमारी विरासत को सम्मान नहीं दिया था। अगर देते तो उनका मेंटेन करते, उनके रखरखाव का भी इंतजाम होता और सब कुछ होता। तो ये मानसिकता की बात है, ये आपकी अपने, जिसको कहते हैं ना कि आपके अपने संस्कार और संस्कृति बहुत कुछ बताती है। तो ये चीजें आज हमारे सामने हैं। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अगर मैं जिन मंदिरों का या जिन धार्मिक स्थलों का आपने बात किया, मैं आपके दर्शकों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन करता है? अगर आप हिसाब लगा लीजिए, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं, आप अपने आसपास देख के क्रॉस वेरीफाई करिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिस्टम है तो वो है भारत के मंदिर। मंदिर के अंदर आपको 10-15 पुजारी मिल जाएंगे, सफाई करने वाले मिल जाएंगे, मंदिर के बाहर प्रसाद और पूजा की सामग्री बेचने वाले मिल जाएंगे। हर तरह का एक मंदिर अपने आप में एक इकोनॉमिक एंटिटी होता है। और अगर आपका इसको सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण देखना हो तो आप तमिलनाडु जाके देखिए, चाहे वहां पे मीनाक्षी टेम्पल हो, नटराज हो, बाकी स्थितियां हो, मतलब आप नाम ले लीजिए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने का जो वहां के राजाओं की जो सोच थी, क्योंकि उस समय फैक्ट्रियां तो होती नहीं थी। 2000 साल पहले चोलास के टाइम पे, पांडियंस के टाइम पे, उस समय फैक्ट्रियां तो थी नहीं। लघु उद्योग होते थे, हथकरघा उद्योग होते थे, खेती होती थी, पशुपालन होता था, और जो फौज के लिए तलवारों का या जो भी उनका इंतजाम करना होता था वो इंडस्ट्री होती थी। तो साल भर में लोगों को कैसे बाजार मिलेगा? उस समय कोई आपकी एपीएमसी भी नहीं होती थी, आपके सुपरमार्केट्स भी नहीं होते थे। तो उस समय राजाओं में ये समझ थी कि भारत में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आस्था। आस्था के मंदिर बनाए उन्होंने, चाहे वो शिव मंदिर रहा हो, कृष्ण मंदिर रहा हो, नटराज रहे हो, विष्णु के टेम्पल रहे हो, अलग अलग रूप से। और भारत की ये जो रिच कल्चर थी, इसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। भारत की सोने की चिड़िया कैसे बना? आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा सर, इसको समझना जरूरी है। उस समय कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं थी, आपका कोई रेमिटेंस नहीं होता था, आपके पास उस समय ज्यादातर जो ट्रेड होता था वो बार्टर होता था, कोई आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं ला रहे थे। आप उस समय हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता था, चाहे वो खेती का हो, और खेती में भी चाहे वो मसाले हो, उसमें से हम फ्लावर्स हो, फ्लावर्स में से सेंट निकालना हो, कपड़े का काम हो, सिल्क का काम हो, ये सब चीजें पैदा होती थी गांव में, और उनके बाजार होते थे इन बड़े बड़े मंदिरों के चारों तरफ। जी जी। वहां के राजाओं को ये पता था कि लोग यहां मंदिर में आएंगे, अपने जरूरत की चीजें लेके जाएंगे, इसलिए उन्होंने मंदिर के चारों तरफ जो अहाते होते थे उसको बाजार और इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में डेवलप किया था कि आप आइए, अपना सामान बेचिए। आज की तरह वहां पे एंट्री बैरियर नहीं होते थे। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो मंदिर थे वो इकोनॉमिक एंटिटी थी। राजा भी वहां जाते थे, प्रजा भी जाती थी, वहां पे आपकी कल्चरल का कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और प्रमोशन होता था, आपकी धार्मिक मान्यताओं का प्रमोशन होता था, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां थी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां थी, बाजार वहां था, यहां तक कि धर्मशालाएं वहां थी। जो पैदल यात्री आते थे, जो बैलगाड़ी में या घोड़ों पे जो लोग आते थे, वो कहाँ ठहरेंगे? वहां कोई समय होटल तो थे नहीं, तो सराय या धर्मशाला जो बनती थी वो मंदिरों के आसपास बनती थी। तो ये सब चीजें हमें समझनी होंगी कि दुनिया में सबसे बड़े जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो रिलीजन के आसपास है। आप मक्का मदीना देख लीजिए, आप वेटिकन सिटी देख लीजिए, आप चाइना में चले जाइए जहां उनके बड़े बड़े बौद्ध टेम्पल हैं, या आप थाईलैंड चले जाइए, मलेशिया में उनके वहां पे हैं, टर्की चले जाइए, वहां सबसे ज्यादा टूरिज्म कहाँ आता है? उनकी जो कन्वर्टेड, जिसको आपने चर्च से बाद में उसको कन्वर्ट किया गया मस्जिद के रूप में। तो कहने का मतलब ये है सर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, अगर आप उसमें से रिलीजन को हटा देंगे तो सडनली इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी आएगा। और ये चीज शायद मोदी साहब ने पूरी तरह से इसको समझा है, और एज ए डिसीजन मेकर उन्होंने जितने भारत के इंपॉर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, जहां पे भारत की 140 करोड़ आबादी की आस्था है, उनको डेवलप किया है।
और इसीलिए आप देखेंगे, मेरा ये मानना है कि भारत में आज भी इतनी संपदा और पूंजी है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, कि अगर आप गाड़ी लेके बाय रोड निकल जाएं तो सड़कों के दोनों तरफ आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आपको ताज्जुब होगा कि ये सब मेरे देश की विरासत है और हम लोगों ने उसको कितना नेग्लेक्टेड वे में रखा हुआ है। तो अगर आप मेरे से पूछें तो भारत के हर जिले में इतनी क्षमता है, हर जिले में, कि वो साल में $1 बिलियन का तो टूरिज्म टर्नओवर दे सकता है अगर हम ईमानदारी से डेवलप करें। हमें लगता होगा कि कैसे होगा, पॉसिबल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप यूरोप चले जाइए, वहां छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स, कोई आधे एकड़ में बना हुआ किला, कोई पौने एकड़ में बना हुआ किला, उसको उन्होंने ऐसे सजा के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रखा हुआ है कि इससे जैसे बड़ा दुनिया में कोई किला ही नहीं है। और हमें देख के हंसी आती है कि यार इससे बड़ी तो हवेलियां हमारे सेठों की होती थी जिसको वो किला बिल्कुल। बोलते। लेकिन हमारे किले हैं सैकड़ों एकड़ में, हमने उनकी मेंटेनेंस को ध्यान नहीं दिया। तो ये हमारी अपनी कमजोरी है, हमने अपना नुकसान किया है। थैंकफुली अब एक ऐसा शासक आया है जिसको इस बात की समझ है और वो प्रयास कर रहा है, लेकिन ये प्रयास जारी रहना चाहिए। मेरा यही एक्सपेक्टेशन रहेगा सर। लेकिन हमारे लिए ये बहुत संतोष का विषय है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहले बहाने तलाश करके आलोचना करते थे या बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो आज उनके मुरीद बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ विजय जी आखिर में, कि ये जो मालदीव जैसे छोटे-छोटे पिद्दी से देश और जिनकी हमने समय-समय पर बहुत मदद भी की है हर तरीके से। एक बार तो मुझे याद आ रहा है कि पानी का बड़ा भारी संकट वहाँ पर हो गया था और हमारे यहाँ से किस तरीके से टैंकर के टैंकर भर कर के उनको पहुँचाए गए थे। लेकिन ये जिस तरीके से चाइना के गोद में जाकर के बैठने की कोशिश करते हैं और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि मोदी साहब ने लक्षद्वीप जाकर के एक साथ एक ही तीर से कई निशाने साध लिए हैं। एक तो जो वो कह रहे थे और मीडिया में भी लगातार आ रहा है कि चूँकि उनका तो पूरा चुनाव प्रचार ही भारत के खिलाफ था कि भारत को यहाँ से जाना चाहिए, मालदीव से जाना चाहिए। उसकी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको जाना चाहिए और अभी विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले चीन भी जाने वाले हैं। तुर्की जाने से पहले उन्होंने कहा कि साहब भारत को अब हमारे हमारे देश की जनता का सम्मान करना चाहिए, भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, मतलब चले जाना चाहिए। तो लक्षद्वीप जैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं और भारत से जितने टूरिस्ट मालदीव्स जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार खबरें आती हैं कि फ़िल्मी हस्तियाँ भी वहाँ पर जाती हैं और अपना समय बिताती हैं। उन्होंने अगर जाना बंद कर दिया तो मालदीव की क्या हैसियत और औकात रह जाएगी? सर देखिए, हर पॉलिटिशियन को ये गलतफहमी होती है कि उसको सब कुछ पता है। यही मालदीव के जो नए राष्ट्रपति आए हैं उनको यही गलतफहमी थी। मैं आपको इससे मिलते-जुलते 3-4 उदाहरण और देता हूं। सर यही गलती नेपाल ने की थी भारत के खिलाफ, और जबकि नेपाल की दूसरी तरफ की सीमा तो चाइना से मिलती है। उनको ये गलतफहमी थी कि चाइना उनको सहायता दे देगा, चाइना उनको सब कुछ बचा देगा, चाइना अगर उनके साथ जुड़ गया तो उनको भारत की जरूरत नहीं है। आज स्थिति क्या है सर? वहां के लोगों को, पॉलिटिशियंस को, जनता को ये एहसास हो गया कि शायद ये गलत कदम था, हमने भारत के अपने संबंध तोड़े या खराब की। तोड़ना तो अलग बात हो जाएगी, खराब की। और धीरे-धीरे अब उस खटास को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जब नेपाल जैसा देश जिसका फिजिकल बाउंड्री चाइना के साथ रखता है और वो चाइना उसकी हर चीज में मदद नहीं कर सकता, तो एक हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ आइलैंड नेशन चाइना क्या रोज उसको शिप भेजेगा खाने के लिए, कपड़े के लिए, वहां के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वहां के सुख दुख में साथ आने के लिए? क्या वहां से चाइना से शिप्स आएंगे? ज्यादा से ज्यादा चाइना क्या करेगा? वहां पे अपना एक सैनिक अड्डा बनाने का प्रयास करेगा। और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार, अगर वो चाइना ने ये किया तो परमिशन देगी। तो अगर मालदीव का घेराव भी करना पड़े तो किया जाएगा, और करना भी चाहिए। आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, पहली बात।
दूसरी गलती करी श्रीलंका ने, जब उन्होंने कहा कि हम पोर्ट्स चाइना को दे देंगे और चाइना सब कुछ हमारे लिए कर देगा, भारत हमारी सहायता नहीं कर रहा। क्या हुआ अल्टीमेटली? हमन टोटा। क्या हुआ अल्टीमेटली सर? उनको गलती का रियलाइज हुआ जब वहां पे महंगाई दर इतनी बढ़ गई, खाने को नहीं था, पेट्रोल नहीं था, कोविड के तुरंत बाद जब वहां बाजार खुले, टूरिज्म नहीं हो रहा था, जब श्रीलंका जैसा देश बगैर टूरिज्म के जिंदा नहीं रहा, जबकि उसका जमीन का क्षेत्रफल तो मालदीव से बहुत बड़ा है, उसकी हालत खराब हो गई। तो मालदीव को क्या लगता है? मालदीव को गलतफहमी ये हो गई है कि मिडिल ईस्ट के टूरिस्ट वहां आएंगे। अरे भाई, लोग दुबई जाएंगे, मस्कट जाएंगे, दोहा जाएंगे, आबू धाबी जाएंगे, कहीं और जाएंगे। आप आके ये उम्मीद करते हो कि मुस्लिम कंट्रीज के टूरिज्म आके बिकनी के अंदर मालदीव के बीच पे घूमेंगे? आप ये उम्मीद कर रहे हो? मतलब इनको क्या उम्मीद है कि बीच पे लोग क्या बुर्का पहन के घूमेंगे? कहना क्या चाह रहे हैं ये? इनको समझ ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। और कल को वहां पे, अब छोटी मोटी चीजें हैं सर, आप हर चीज उगा नहीं सकते। आपको बहुत सारी चीजें, भारत जैसा इतना बड़ा देश, बहुत सारी चीजें विदेशों से हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। ट्रेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप छोटा सा आइलैंड कंट्री जिसको इतनी समझ नहीं है कि आपका जो सबसे बड़ा नेबर, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, चौथा इकोनॉमी हम तीसरी बन जाएंगे, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला देश, आपको यह समझ में नहीं आए कि जब श्रीलंका का क्राइसिस था तो भारत ने साथ दिया, नेपाल का क्राइसिस था तो भारत ने साथ दिया। नेपाल में आज सारा पेट्रोलियम भारत के वास्ते रास्ते ही जाता है। आपको कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा होता है सर, जब नेता लोग अपनी राजनीति करने पे आते हैं ना, चाहे वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, वो अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता के लिए किसी भी लेवल तक इलॉजिकल होने का कोशिश करते हैं, कहीं से सत्ता मिल जाए। और यही राष्ट्रपति महोदय जब ये रिटायर होंगे, अगले 2-4-5 साल, जब भी इनका टेन्योर खत्म होगा, ये मालदीव को बुरे हाल में छोड़ के जाएंगे। और तब तक मालदीव की जनता को ये बात समझ आ जाएगी कि ऐसे राष्ट्रपति जिनमें विवेक ही नहीं है, उनको सत्ता में दोबारा नहीं लाना है। तो ये एक पॉलिटिकल टेन्योर है। मुझे नहीं लगता कि सर ये बहुत लंबा खेल चलेगा इनका। इन्होंने आज भारत से दुश्मनी का हाथ बढ़ा दिया कि हम आपको नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है, आपके अपने ईगोज होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप ओशियन नेटवर्क से जुड़े और आपने इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।